कोण बी बराबर कोण पी और कोण सी बराबर कोण क्यू, तो कोई बोलेगा इसमें? कोई नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों हुबहू बराबर है ना, तो बराबर है तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बताओ कोण बी पहले से कह क्या रहा है? कह रहा है कि बी बराबर ई है, लेकिन हम कह रहे कि नहीं बी बराबर पी है। अब बताओ ये कह रहे बी बराबर ई, हम कह रहे बी बराबर पी, ये तो गड़बड़ है। उसी तरह यहाँ देखिए सी बराबर एफ, ये पहले इसका, तब तो इस डी पी की जगह मेरा मन करे ए बी ले ले, और इस डी क्यू की जगह तुम्हारा मन करे तो ए सी ले ले। तो भाई ले लेते दोनों के मन से। जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 6 यानी त्रिभुज का जो है थ्योरम 6.3 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले जो है थ्योरम 6.1 जो कि थेल्स प्रमेय के नाम से जानता है, और थ्योरम 6.2 जो कि थेल्स प्रमेय के विलोम के नाम से जाना जाता है, वो दोनों हम कंप्लीट कर चुके हैं। और साथ ही साथ एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 ये भी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो में जो है थ्योरम 6.3 को हम लोग देखेंगे स्पेशल खास करके। उसके बाद जो है उस थ्योरम 6.4 भी हम लोग कवर करेंगे, लेकिन इसमें जो है 6.3 को हम देखेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है, और इसके पीछे का वीडियो अगर देखना है तो प्लेलिस्ट बना रहता है, वहाँ जाकर आप विजिट कर सकते हैं। और चलिए थ्योरम जो है 6.3 स्टार्ट करते हैं और समझते हैं थ्योरम 6.3। तो थ्योरम 6.3 है, और थ्योरम 6.1 और 6.2 इससे पहले ही हम बता चुके हैं। अब ये तीसरा थ्योरम है त्रिभुज चैप्टर का, और इस थ्योरम का जो नाम है वो है ए समरूपता नियम। कहने का अर्थ ये हुआ कि इसका उपयोग काफ़ी अधिक होगा। ऐसे जितना भी थ्योरम है सबका उपयोग होता है, लेकिन ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसका नाम जो है ए समरूपता नियम। क्यों नाम है? क्योंकि इसमें क्वेश्चन में थी, थ्योरम में कह दिया कि दो त्रिभुज में जो है तीनों कोण संगत कोण के जो है बराबर होता है, और तब उसका कार्य भुजा एक ही अनुपात में होता है, तो फिर ये जो दोनों त्रिभुज समरूप होता है। ऐसा कुछ थ्योरम में कहा है, और थ्योरम जो आपको ऊपर में मिल जाएगा वहाँ आप रीड भी कर सकते हैं, नहीं तो आप बुक में देख सकते हैं। उसमें ये कहा गया कि अगर दो त्रिभुज है तो दोनों त्रिभुज का तीनों कोण एक दूसरे के बराबर हो, संगत बराबर हो, और तब कह रहा है कि उसका जो भुजा जो है एक ही अनुपात में होता है, और वो दोनों त्रिभुज जो है समरूप होता है। तब ध्यान देना है, हम क्या किए, जो तीनों कोण बराबर कहा है हम लिख लिए। तो थ्योरम को जब भी प्रूव करना आपको जस्ट इसी तरह करना है। हम लिख लिए, माना कि ABC तथा DEF दो त्रिभुज है, जिसमें कोण A बराबर कोण D है, यानी इसके बराबर ये है। यहाँ संकेत भी आप देख सकते हैं, एकक लकीर दिए तो ये 1 बराबर D है। उसी तरह कोण B बराबर E है, यानी B के बराबर है E, और D बराबर F है, तो D नहीं C बराबर F है। ये C हुआ और ये F हुआ, ये आपको तीनों कोण बराबर है। तब जाकर हमको सिद्ध करना है कि AB बटे DE बराबर होगा BC बटे EF, अब बराबर होगा AC बटे DF। अगर ये लागू हो गया, तीनों कोण बराबर, और ये हम प्रूव्ड कर दें तीनों भुजा समानुपाती है, तो याद कीजिए त्रिभुज के समरूपता नियम हम पढ़े हैं कि कोई भी दो त्रिभुज अगर उसका संगत कोण बराबर हो, संगत भुजा एक ही अनुपात में हो, तो दोनों त्रिभुज हो जाएगा समरूप। तो एक चीज़ तो आपको दिया ही है, ये प्रूव्ड कर देंगे तो ये दोनों त्रिभुज हो जाएगा समरूप। तो बेसिकली कहने का अर्थ हुआ कि हमको ये दोनों को समरूप दिखाना है। अब उसके लिए क्या किए, हम कुछ रचना भी किए हैं। हम ऐसा मान लिए कि ये जो त्रिभुज है छोटा है और ये बड़ा है। कहने का अर्थ हुआ एक भुजा जो है ये और छोटा होगा और इसका भुजा बड़ा होगा। तो नियम से अगर चलेंगे तो 3 कंडीशन बनता है यहाँ, लेकिन हम तीनों कंडीशन को प्रूव्ड नहीं करेंगे। इसको अगर समझ लेंगे तो इसके मदद से दूसरा देख लेंगे, उसी की मदद से तीसरा भी हो जाए। तीसरा बहुत अत्यंत है, तो इसलिए हम केवल एक कंडीशन को प्रूव्ड करेंगे। अब 3 कंडीशन कौन होता है, अब समझ लीजिए 3 कंडीशन क्या होगा। अरे ऐसा हो सकता है कि ये जो त्रिभुज का भुजा है ये भुजा, और दूसरा त्रिभुज का जो भुजा है DE, ये दोनों आपस में बराबर हो। ऐसा हो सकता है, कहना मुश्किल है। तो एक कंडीशन तो आपको वो हो जाएगा बराबर वाला केस।
दूसरा हो जाएगा कि ये जो ए बी जो है डी ई से छोटा होगा, तो यही केस अभी हम लिखे हैं कि अगर डी ई से छोटा है तब तो ये बड़ा भुजा लिए और इस पर हम रचना कर लिए। लेकिन तीसरा कंडीशन ये भी तो हो सकता है कि ए बी भुजा ही बड़ा हो और डी ई हो छोटा। तो 3 कंडीशन लागू होता है, लेकिन बोले हम यहाँ एक ही कंडीशन को प्रूव करेंगे। एग्ज़ाम में भी आप एक ही कंडीशन को प्रूव कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फुल नंबर मिलेगा। तो करते हैं इसको पूरा। तो ये फिगर हो गया। हम रचना में क्या किए वो देख लेते हैं। तो जब हम माने कि ए बी छोटा है डी ई से, तो हमने क्या किया, जितना बड़ा ए बी है उतना बड़ा ही यहाँ डी से काट लिए भुजा डी ई पर, यानी डी पी। उसी तरह जितना बड़ा ए सी है उतना बड़ा ही डी से हम डी एफ पर काट लिए, जो कि क्यू तक पहुँचता है। अर्थात ए बी बराबर डी पी काटे और ए सी बराबर डी क्यू काटे, और फिर क्या किया, हम पी और क्यू को मिला दिए। तो ये आपका हो गया रचना। अब मेरा मकसद ये है कि इसको दिखाना है। किसी भी तरह से अगर ये दिखा दें तो दोनों कंडीशन लागू हो गया तो समरूप हो जाएगा त्रिभुज। कहने का अर्थ हुआ ए बी सी और डी ई एफ को हमको समरूप दिखाना। अब देखते हैं कैसे होगा। तब प्रूफ में चलें तो अब देखें ध्यान से, यहाँ ए बी सी और डी पी क्यू, पहले हम इसमें चलेंगे, ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। यानी त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई और डी पी क्यू, इसमें पहले चलेंगे। तो चलते हैं, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी पी क्यू, इसमें पहले चलना है। और यहाँ हम समरूपता सर्वांग समता का भी यूज करेंगे। तो देखो, अगर ये दोनों त्रिभुज में चलें तो ए बराबर डी, यानी कोण ए बराबर हो जाएगा कोण डी। ये कहाँ से आया, तो ये आपको दे दिया है पहले से। यहाँ देख सकते हैं कोण ए बराबर डी, ये पहले से दिया है। दूसरा ए बी बराबर डी पी, अब ये कहाँ से है, तो ये देखिए ए बी बराबर डी पी, ये रचना से आ गया है। ए बी बराबर डी पी, ये आपको कहाँ से आया, रचना से। और देखिए ए सी बराबर डी क्यू, ये कहाँ से आया, तो ये भी रचना से आया। ए क्यू बराबर डी क्यू, ए सी बराबर डी क्यू, तो ये भी आया आपको रचना से। तो इसीलिए हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा। समरूप नहीं कह रहे हैं, सर्वांगसम। सर्वांगसम का मतलब बताए थे हूबहू बराबर, एक ही जैसा। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। त्रिभुज डी पी क्यू कौन नियम से होगा, तब देखिए दो भुजा है, इसके बीच का कोण है, तो सर्वांग समता में एक नियम है एस ए एस, सर्वांग समता नियम। तो इस नियम से हुआ एस ए एस नियम, नियम से लिखिए या सर्वांग समता नियम लिखिए। तो इस नियम के तहत जो है ये दोनों त्रिभुज हो गया आपका सर्वांग सम, यानी बराबर। तो जब बराबर हुआ तब तो अगर हम लिखें, क्या लिखें कि कोण बी बराबर कोण पी और कोण सी बराबर कोण क्यू, तो कोई बोलेगा इसमें, कोई नहीं बोलेगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों हूबहू बराबर है ना। तो बराबर है तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बताओ, कोण बी बराबर कोण क्या लिखेंगे, पी, और तथा कोण सी बराबर लिख सकते हैं कोण क्यू। आराम से लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है। अब लेकिन सोचो, ये तो हम ये निकाले, लेकिन पहले से ही कह क्या रहा है, कह रहा है कि b बराबर e है, लेकिन हम कह रहे कि नहीं b बराबर p है। अब बताओ, ये कह रहे b बराबर e, हम कह रहे b बराबर p, ये तो गड़बड़ है। उसी तरह यहाँ देखिए c बराबर f, ये पहले से कह रहा है, लेकिन हम कह रहे नहीं c बराबर q। तब बताओ, एक ही एंगल अगर दो एंगल के बराबर है तब तो वो दोनों भी आपस में बराबर। तो लेकिन यहाँ से जो आपको पहले से दिया है, लेकिन
दिया है। क्या दिया है भाई? दिया है नहीं तो कोण ए बराबर ए नहीं, कोण बी बराबर ए, कोण बी बराबर कोण ई है, और इधर से आपका है कोण सी बराबर एफ है, कोण सी बराबर है कोण एफ। अब यहीं से तुलना कीजिए, कोण बी बराबर पी, कोण बी बराबर पी, बिल्कुल, कोण सी बराबर क्यू और कोण सी बराबर एफ। अगर मान लेते हैं हम बी को 60 डिग्री है तो एक मतलब पी 60 और ये 60 है तो ई भी 60, तो दोनों हो गया 60-60, तब तो हम कह सकते हैं पी मतलब पी बराबर ई, ये कह सकते हैं। उसी तरह सोचो सी बराबर क्यू, सी बराबर एफ, तब तो हम कह सकते हैं क्यू एफ मतलब क्यू बराबर एफ, ये कह सकते हैं। तो यहाँ से निष्कर्ष हम निकाल लिए, क्या निकाल लिए कि कोण P बराबर हो जाएगा कोण E तथा कोण Q बराबर हो जाएगा कोण F, ये होगा। अब इसके बाद क्या करें भाई, यहाँ तो पहुँचे, ध्यान से देखो ये कहाँ पहुँचे अभी। कह रहे P बराबर है A और Q बराबर है F, यहाँ तक हम लोग पहुँचे। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा समझो। अगर हम केवल इस दोनों रेखा को लें, इस दोनों रेखा को देखो, ये रेखा है और ये रेखा है, इस दोनों को लें, और ये जो देख रहे हैं ये डी ई, इसको लेते हैं, तो ये आपका हो गया डी और ये हो गया आपका ई, ये लिए। और यहाँ जो कह रहा है P बराबर ई, ध्यान से देखना है, P ये ऊपर वाला है, ठीक है, तो ये ऊपर वाला जो कोण देख रहे ये P है, ये कोण कह रहा है बराबर है E के, इसके। क्या कहना चाह रहे हैं समझना है। D ये जो P है P बराबर E है। अब देखिए ये दोनों रेखा है, इसको कोई रेखा इसको काट रहा है, काटने के बाद इसका एक ही तरफ का दोनों ऊपर वाला कोण बराबर है और इस कोण को कहते हैं संगत कोण। तो जब दो रेखा को कोई तीसरा रेखा काटे और संगत कोण बराबर हो तो वो दोनों रेखा हो जाता है समांतर। तो यहाँ से हम ये सिद्ध कर चुके हैं कि ये दोनों आपस में क्या हो गया, समांतर हो गया। तो चलो इतना लगता है समझ गया होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ये जो निकला है जो क्या है, संगत कोण है। क्या है बताओ, संगत कोण है। अगर संगत कोण है तो दोनों रेखा ये पी क्यू और ई एफ जो है क्या होगा, समांतर। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि पी क्यू समांतर होगा ई एफ। अब इसके बाद भाई पहले मार लो, मतलब स्क्रीनशॉट, फिर बाद में देखते हैं। तो देखो अभी हम जस्ट जो है ये दोनों को समांतर प्रूव्ड किए हैं। अगर समांतर प्रूव्ड किए हैं तो थेल्स भाई साहब कुछ कहा था कि कोई भी त्रिभुज में अगर एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचा जाए तो वो रेखा जो है शेष दोनों भुजा को एक ही अनुपात में प्रतिच्छेद करेगा। तो कर लेते भाई थेल्स प्रमेय से। तो अब जो है हम दोबारा लिख रहे उस चीज़ को, त्रिभुज किस में, डी ई एफ में चलते हैं। तो डी ई एफ में अगर चलें तो यहाँ से जो है अभी जस्ट नीचे में हम लिखे थे कि पी क्यू समांतर ई एफ, पी क्यू समांतर है ई एफ। ये कहाँ से आया, तो नीचे में सिद्ध हुआ है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि ये जो है सिद्ध हुआ है। ये दिया नहीं था, ये हम निकाले तो ये सिद्ध हुआ। तो जब ये दोनों समांतर है तो थेल्स का प्रमेय लागू होगा। लागू होगा तो हम कह सकते हैं कि थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय से हम कह सकते हैं कि डी पी बटे में पी ई, डी पी बटे में पी ई बराबर होगा डी क्यू बटे में क्यू एफ।
डी क्यू बटे में क्यू एफ, ये कह सकते हैं। लेकिन पता है यहाँ देखो तो डी पी कह रहा है ए बी के बराबर है और डी क्यू कह रहा है ए सी के बराबर है। तब तो इस डी पी के जगह मेरा मन करे ए बी ले ले और इस डी क्यू की जगह तुम्हारा मन करे तो ए सी ले ले। तो भाई ले लेते दोनों के मन से। तो यहाँ ले लेते ए बी और यहाँ ले लेते हैं पी ई, ये रहने देते हैं भाई पी ई को। और डी क्यू, और डी क्यू की जगह क्या ले लेते हैं ए सी। तो ए सी तो लेना ठीक ही है और बटे में क्यू एफ। अब देखो अब क्या करें, ए सी तो ले लिए, निकला क्या, थोड़ा सा उस पर विचार करो। ए बी बटे निकला पी ई और ए सी बटे निकला क्यू एफ। ये अन्याय है। क्यों अन्याय है भाई? हमको तो लाना था कि ए बी बटे में डी ई लाना था, लेकिन आ गया ए बी बटे में पी ई। तो ये गलत बात है। तो गलत बात है तब ऐसा नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा। ऐसा करते हैं कि इस जगह पहले अभी चेंज करते, इसको उल्टाते हैं। अभी इसको एसी को रहने दो भाई, अभी एसी को रहने दो, एसी को अभी रहने दो। हम क्या करते हैं, इसको उल्टा देते हैं, क्योंकि वो जो अन्याय हो गया उस अन्याय को बर्दाश्त थोड़े करना है। उल्टा देते हैं। तो पी को कर देते ऊपर और डीपी को कर देते हैं नीचे, और फिर उसी तरह इधर जब ऊपर नीचा किए तो यहाँ भी क्यू एफ बटे हो जाएगा डी क्यू। हाँ, ये आया कहाँ से, वो कोष्ट में लिख सकते हैं, यहाँ रचना से आया है। ये चीज़ आप दिखा भी सकते हैं कि चूँकि ए बी के बराबर है डी पी तथा ए सी के बराबर है डी क्यू। तो यही हम लिए हैं। अच्छा, अभी नहीं लिए, ये तो अन्याय हो गया था भाई, ये तो गलत हो गया। यहाँ चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ एक जोड़ देते हैं। तो जोड़ते हैं, पी ई बटे में हो गया डी पी प्लस में एक कर दो, उसी तरह क्यू एफ बटे में हो गया डी क्यू, इधर भी कर दो प्लस एक। और यहाँ लिख दे सकते हैं कि दोनों तरफ एक जोड़ने पर, तो दोनों तरफ एक जोड़ दिए। अब याद कीजिए, जोड़ने वाला बात पहले भी हम बताए हैं। तो जब जोड़ दिए तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो डीपी, तो ये हो जाएगा पीई प्लस में हो जाएगा डीपी। उसी तरह इधर ये हो जाएगा आपका डी क्यू लघुत्तम हो जाएगा एलसीएम, तो ऊपर हो जाएगा क्यू एफ प्लस में हो जाएगा डी क्यू। ये होगा। अगर देखा जाए फिगर में तो ये दोनों मिल के क्या बना, ये दोनों मिल के पी प्लस डी एफ। देखो ध्यान से, पी ई प्लस डी एफ है, पी ई प्लस डी पी है, गड़बड़ हो जाता है। तो पी ई, तो ये पी ई प्लस डी पी है। तो अगर ये दोनों को जोड़ दें, ये दोनों को जोड़ दें तो आपको ये टोटल डी ई बनेगा। उसी तरह इधर देखिए, डी क्यू एफ प्लस डी क्यू, तो क्यू एफ ये वाला है और इसमें जोड़ देंगे डी क्यू। तो अगर ये दोनों को जोड़ दें तो टोटल हो जाएगा डी एफ। तो ये दोनों मिल के बन गया आपका डी ई, अब बटे में हो गया डी पी, और ये दोनों मिल के बन गया आपका डी एफ, और ये नीचे में जो है ये है डी क्यू। फिर इसको छोड़ेंगे नहीं, पलटा देंगे इसको। फिर तो पलटा देते हैं इसको, तो पलटा देंगे तो क्या होगा बताओ, डी पी बटे में डी ई, और यहाँ से भी जब करेंगे तो क्या होगा, डी क्यू बटे में डी एफ। भाई रहने दो, अब नहीं होगा, इसके बाद फिर देख लेते हैं। तो चलिए इसके बाद आगे का प्रोसेस हम समझते हैं क्या है। तो यहाँ से देखिए, डी पी बटे डी ई आया है
और डी क्यू बटे डी एफ आया है। तो अब हम क्या करेंगे, उस डी पी के जगह यानी इस डी पी के जगह ए बी कर देंगे और डी क्यू के जगह ए सी कर देंगे। तो अब हम कर देंगे, तो ये पहले ही मिस्टेक हो रहा था। तो देखते हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे, इस डी पी के जगह ए बी ले लेते हैं। तो हो जाएगा ए बी बटे में डी ई बराबर डी क्यू के स्थान पर ए सी ले लेते हैं। तो ए सी बटे हो गया डी एफ। अब ये कोष्ट में लिख सकते हैं कि डी एफ ए बी बराबर जो है वो डी पी है तथा ए सी बराबर जो है डी क्यू है। ये इसलिए हम ये दोनों को चेंज कर दिए। अब देखिए लाइन रास्ता पर आ रहा है, जो हमको करना है ए बी बटे डी ई, ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ। अरे सब बराबरे है तो हम कह सकते हैं। तो ए सी बटे डी एफ, ए सी बटे डी एफ आ रहा है रास्ता पर। लेकिन एक समस्या और बचा, ये बीच वाला। तो भाई बीच वाला को कभी भूलना नहीं चाहिए। तो देखो ये कैसे आएगा। अब हम क्या करेंगे, अगर सही मायने में कहेगा तो इसको लाने के लिए फिर शुरू से जितना प्रोसेस किए उतना करना पड़ेगा सेम। तो अगर सेम प्रोसेस हो ना तो उतना बैठ के कोई नहीं करता है। हम लिख देंगे इसी प्रकार। तो सोचो अगर हम यहाँ रचना किए हैं, काश यहाँ किए होते ऐसे तो वो ये वाला आ जाता है। सोचो ना, ए बी बटे डी ई आया है क्योंकि रचना ऐसे किए हैं, और ए सी बटे डी एफ आया है। अगर हम ऐसे रचना करते तो आता कि नहीं, ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ, बिल्कुल आता। तो इसलिए उतना नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा लैंग्वेज लिख दो इसी प्रकार। तो इसी प्रकार जो है, इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं या दिखा सकते हैं। इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है कि, क्या दिखा सकते हैं, सिद्ध किया जा सकता है कि, तो ए बी बटे डी ई बराबर होगा, यहाँ देखिए ए बी बटे डी ई, इसको बोले ऐसे रचना करके हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि बी सी बराबर ई एफ, बी सी बराबर ई एफ, ये कर सकते हैं। अब आप जो है इसको और इसको देखिए ध्यान से। तो अभी तक समीकरण नहीं माने थे, तो ऐसा करते इसको मान लेते समीकरण फर्स्ट और इसको मान लेते समीकरण सेकेंड। तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को ध्यान से देखें तो क्या है, ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ, ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ। तो तब तो सोचो अगर ये दोनों हिस्सा बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर। तो जब ये दोनों भी बराबर तो हम सीधे नहीं कह देंगे कि तीनों बराबर। तो समीकरण एक दूसरे कह सकते हैं तीनों क्या होगा, बराबर। तो समीकरण एक तथा दो से हम कह सकते हैं कि ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ, और ये इसके बराबर हो जाएगा ए सी बटे डी एफ। अब ये तो प्रूव्ड हो गया ये, लेकिन थ्योरम में कह रहा था समरूप दिखाना है तो दोनों त्रिभुज का। तो आप ही बताओ ना, ये दोनों त्रिभुज जो है इसका संगत कोण बराबर है, ये है, और हम प्रूव्ड कर दिए कि इसका संगत भुजा भी एक के अनुपात में है। तो दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप हो जाएगा। तो यहाँ से चाहें तो हम इस लैंग्वेज को लिख भी सकते हैं कि चूँकि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में संगत कोण बराबर है तथा संगत भुजा एक ही
अनुपात में है, तो एक ही अनुपात में है। अब ये दोनों चीज़ आप देख सकते हैं, तो संगत कोण भी बराबर है और संगत भुजा एक ही अनुपात में है। तो अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज जो है ABC जो है ये समरूप होगा त्रिभुज किसके, DEF के, तो DEF के। तो यही जो है ये आपका प्रूव्ड हो गया। अब कहेंगे यहाँ लिखें सिद्ध करने में ये प्रूव्ड के समरूप, तो अरे मेन मतलब तो यही था, ये हुआ तो समरूप हो गया, तो मकसद तो वही था प्रूव्ड करना। तो इस तरह से जो है ये दोनों हो गया आपका समरूप। अब इसका एक बच रहा है उपपत्ति। कहने का मतलब है कि ए समरूपता नियम को ए नियम भी कहते हैं, और उस चीज़ को जो है हम इसके नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे, क्योंकि ये हो गया बहुत बड़ा, इसलिए इसमें हम उसको नहीं लेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। तब तक जो है आप अपना ख्याल रखिए और तैयारी जम के करते रहिए।